पिछले वीडियो के साथ हमारा जो अर्ली वैदिक एज का टॉपिक था सारा वो कवर हो चुका है। अ, अब से हम लेटर वैदिक एज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और पिछले टॉपिक से रिलेटेड या अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन और द वैदिक टेक्स्ट विच आर कंपाइल्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड का जो मेन सोर्स के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके थ्रू हमें सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं लेटर वैदिक एज के, वो लेटर वैदिक एज के 1000 से 500 BC में कंपाइल्ड किए गए हैं, मतलब लिखे गए हैं। These were the सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद। लेटर वैदिक एज के बारे में जानते हैं, वो ये सारे टेक्स्ट हैं। सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद। फिर थर्ड यहाँ पे पॉइंट क्या है, ऑल दीज लेटर वैदिक टेक्स्ट कंपाइल्ड इन द अपर गंगेटिक बेसिन। अब आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक एज में वो सप्त सिंधु एरिया में पहली बार माइग्रेट करके आर्यंस आए थे इस एरिया में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो बाद में माइग्रेट करके गैंगेटिक रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशंस बढ़ने लगती हैं और इसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करके आना पड़ता है गैंगेटिक रीजन के आसपास एरिया में, जिसको उन लोगों ने आर्यव्रत कहा था। आर्यव्रत। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज टेक्स्ट शो दैट द आर्यंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द रेन ऑफ द गंगा यमुना वैली। नॉर्थ वेस्ट मतलब इसी एरिया से, ये सप्त सिंधु एरिया, ये सारे एरिया जहाँ पे वो पहले सेटल थे, उस एरिया से ये माइग्रेट करके आर्यव्रत में, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन पे आके यहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। ये पूरा एरिया जहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं, और कुछ कुछ रेंज वहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा वैली के रेंज पे भी ये आते हैं, ये पूरा रेंज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया टू सेंट्रल इंडिया अप टू द रिवर नर्मदा। नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे वो इंडो गैंगेटिक प्लेन के आसपास, उसके बाद जब सेंट्रल इंडिया पे हम चलेंगे तो नर्मदा बेसिन के आसपास, अलॉन्ग विद द सम रीजन साउथ ऑफ द रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में कंप्राइजेज ऑफ द आर्यन इन्फ्लुएंस। मतलब ये सारा एरिया जो आप मैप में कवर देख रहे हैं पूरा टोटल, ये पूरा एरिया आर्यंस के अंडर आ चुके थे, जिनको ये आर्यव्रत कहा करते थे। फिर नेक्स्ट है, कंपेयर टू ऋग वैदिक संहिता लेटर वैदिक लिटरेचर रिवील्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अर्ली वैदिक एज में हमने जो भी पढ़ा उसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल इकोनॉमिक या कंडीशन ऑफ वुमेन के बारे में, तो फिर हम जब लेटर वैदिक एज में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी रिजिड और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये सारी चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल लाइफ हो या इकोनॉमिक कंडीशन हो। फिर हम देखेंगे कि वुमेंस की कंडीशन भी टाइम टू टाइम मतलब इस लेटर वैदिक एज में डिग्रेड होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमर्जेंस ऑफ द मोनार्की, जिसमें पहला पॉइंट है, वॉरफेयर इज स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ बोथ अर्ली एंड लेटर वैदिक लिटरेचर। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर में जब हम ऋग्वेदा बुक की रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो ऋग्वेदा में जो बुक नंबर 227 है, इसे फैमिली बुक कहते हैं, इसे फैमिली बुक कहते हैं, और ये अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है, अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है। तो इसी में हमें जो मंडल 7 है इस बुक में, इसमें हमें जो बैटल ऑफ टेनकिंग के बारे में जिक्र मिला था, जिसमें भरत ट्राइब के राजा थे, उन्होंने अपने 10 कॉन्फेडरेसीज को हराया था। ऐसे ही हमें लेटर वैदिक पीरियड के रेफरेंस में बुक 1 ऋग्वेदा के जो बुक 1 जो है, जिसे हम जो लेटर वैदिक एज में लिखा गया है, मतलब कि बुक 1, 8, 9 एंड 10 ऋग्वेदा के ये सारे जो मंडल हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है, लेटर वैदिक पीरियड। तो बुक 1 में हमें एक और बैटल का जिक्र मिलता है, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ 20 किंग इन्वॉल्विंग
60,099 वॉरियर्स, जिसमें इतने सारे योद्धा इन्वॉल्व थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th century BC मैप ऑफ नॉर्थ इंडिया शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मोनार्क, जिसमें मोनार्क स्टेट, ओलिगार्की स्टेट जिसको गण और संघ कहते हैं, और ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़। मतलब 6th century BC से हमें मतलब बड़े बड़े मोनार्क स्टेट्स बनते हुए दिखेंगे, ओलिगार्की स्टेट्स जिसमें गण और संघ का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि जो वहाँ पे जो राजा कोई एक नहीं होता है, सब मिल के रूल करते हैं आपस में, और ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़ भी दिखेंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, larger political units were formed, Puru and Bhartas came together to form a mighty Kurus। अब इसमें क्या होगा, इस समय क्या होता है, जो पुरु मतलब जो हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक एज में जो पुरु और भारत ट्राइब नहीं थे, जो एक दूसरे की रेवलरी थे, अब वो क्या करेंगे, वो एक साथ आ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे अब वो, और यूनाइट होकर वो माइटी कुरूस, कुरु मतलब एक मोनार्क बन जाएंगे, एक बहुत ही बड़ा मतलब पावरफुल स्टेट बनेंगे। फिर उसके बाद तुर्वासा एंड क्रिवीस फॉर्म द पांचाल, और तुर्वासा क्रिवीस पांचाल मोनार्क का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी एक दूसरे से मतलब जुड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरियंस आर्ग्यूड दैट कुरूज रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया। फिर हेरिडेटरी किनशिप वॉज इमर्जिंग, वही जो बाप होगा उसका, जो बाप राजा होगा उसका फिर जो अगला राजा कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा, फिर अगला राजा भी फिर उसका बेटा बनेगा, मतलब भाई भतीजावाद ही चल रहा था कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसे हेरिडेटरी किंगशिप कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट एम्फसाइज क्लोज कनेक्शन बिटवीन किंग एंड गॉड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो राजा जो अब बनेगा उसे अब कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ दिया जाएगा कि राजा जो प्रजा होगी उसे भगवान की तरह देखेगी राजा को अपने। फिर नेक्स्ट क्या है, शतपथ ब्राह्मण, ये एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है, असर्ट्स दैट द किंग गेन आइडेंटिटी विद द प्रजापति। प्रजापति कौन है, ये है लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। अब जो मतलब राजा, जो शतपथ ब्राह्मण जो टेक्स्ट है वो असर्ट करता है कि जो राजा था लेटर वैदिक एज का, वो अपनी आइडेंटिटी मतलब प्रजापति से गेन करता था, उसकी पहचान जो थी वो प्रजापति भगवान से की जाती थी थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ वाजपेयी एंड राजसूय सेक्रीफाइस। जब वो वाजपेयी और राजसूय जैसे बड़े बड़े महायज्ञ करवाता था तो उसकी पहचान जो है वो भगवान से की जाती थी, जैसे प्रजापति भगवान, जिनको हम क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ राजन्स इंक्रीजिंग पावर वॉज द एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अर्ली वैदिक केस में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था कि जिस राजा के पास जितना अमाउंट में कैटल होगा उतना वो पावरफुल और वेल्दी होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या था, मतलब जो पावर इंक्रीज़ हो रहा था राजा, उसका इंक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स पे अपना कंट्रोल बनाए बैठा था। मतलब क्या था, अर्ली वैदिक एज में जो मतलब पावरफुल आदमी वो था जिसके पास कैटल हुआ करता था, कैटल वेल्थ था। बट लेटर वैदिक एज में वो पावरफुल सबसे ज़्यादा था जिसके पास कंट्रोल था प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे। प्रोडक्टिव रिसोर्स मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड में एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, या एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर क्रिएट कर लेना है ना, मतलब आसपास के एरिया को भी अपने अंदर ही मिला लेना। इस तरह से ही मतलब उस लेटर वैदिक एज में जो राजा का पावर था वो इंक्रीज हो रहा था। फिर नेक्स्ट क्या है, बलि हमने अर्ली वैदिक एज में क्या पढ़ा था कि ये एक ऑफरिंग थी जो कि सेक्रीफाइस के समय भगवान को दी जाती थी। इसका दूसरा मतलब ये भी था कि जो राजा था उस समय उसे कभी कभी ऑफर किया जाता था, जैसे कैटल हो गया या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया। बट अब क्या हो गया, अब जो बलि है वॉज इनिशियली अ वॉलंटरी ऑफरिंग प्रोबेबली कंसिस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कैटल, ग्रेजुअली बिकम ऑब्लिगेटरी। अब ये क्या हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, मतलब अब ये देना कह सकते हैं आप कि ये देना मतलब ज़रूरी हो गया ये, कि अब जो बलि है कह सकते हैं आप एक तरह का टैक्स था, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था और कैटल भी मतलब जो पशुपालन वगैरह लोग करते थे वो भी ह्यूज अमाउंट पे करते थे।
तो क्या हुआ, ये जो बलि हो गया इसे ऑब्लिगेटरी कर दिया गया लेटर वैदिक एज में, ये एक तरह का टैक्सेशन था। फिर थर्ड क्या है, रेफरेंसेस ऑफ सभा एंड समिति कंटिन्यूड, मतलब सभा और समिति हमें यहाँ पे भी देखेंगे, जो दो असेंबलीज थी, बट यहाँ पे हमें विधत नहीं दिखेगा, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाता है वैदिक एज में ही। लेटर वैदिक एज में हमें उसके रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। बट विद द इंक्रीज इन रॉयल पावर, मतलब जैसे ही जैसे राजा की पावर इंक्रीज होती जाती है, द पावर ऑफ द असेंबलीज मस्ट हैव करस्पॉन्डिंगली डिक्लाइंड। अब जैसे जैसे समय के साथ राजा की पावर बढ़ती जाएगी, तो जो असेंबलीज होंगी कुछ खास पावर उनके पास बचा नहीं रहेगा। जैसे कि पहले क्या था, सभा और समिति का काम क्या था कि वो वैदिक एज में उनके क्लैन में क्या प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस करना, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गया या सोशली प्रॉब्लम हो गया, या फिर वहाँ राजा को भी इलेक्ट किया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है यहाँ पे लेटर वैदिक एज में। यहाँ आप देखेंगे कि जो राजा का पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाता है, जिसके आगे जो सभा और समिति रहते हैं इनके पावर्स डिक्लाइन कर दिए जाते हैं, कम हो जाते हैं मतलब। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट इंडिकेट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द पुरोहित। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम ये भी देखते हैं, जो पुरोहित होता है, मतलब जो राजा को कह सकते हैं आपके जो फिलोसॉफिकल ज्ञान देना कहते हैं, या उनको गाइड करना, जो राजा को गाइड करता था। अब इनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप, अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस एज में। फिर नेक्स्ट क्या है, पुरोहित लिटरली मीन्स वन हु इज़ पुट इन फ्रंट बाय द किंग। अब यहाँ क्या होगा, पुरोहित मतलब क्या होता है, वन हु इज़ पुट इन फ्रंट, जिसको सामने रखा गया हो बाय द किंग, राजा के द्वारा ही। जैसे कि पहले क्या होता था, मतलब इंडिया में क्या है, लेटर वैदिक एज में या वैदिक एज में सबसे पहले ब्राह्मण्स आते थे, ब्राह्मण्स, फिर किंग आता था, फिर क्षत्रिय। अब ब्राह्मण्स में तो जो बड़े बड़े पंडित या पुरोहित हो गए वो आते थे, फिर क्षत्रिय में जो राजा होता था या बहुत ही बड़ा वरियर होता था वो होता था ना। तो सबसे ऊपर में जिसका जो दर्जा दिया गया था वो उन्हीं पुरोहितों को दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, चलते हैं देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम इकॉनमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इकॉनमी में भी पहला क्या है, एग्रीकल्चर इंक्रीज इन इकॉनमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब अर्ली वैदिक एज में हमने क्या देखा था कि प्राइमरी जो इकॉनमी का सोर्स था वो था नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, मतलब कैटल वेल्थ, ये इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इकॉनमी वो था, मतलब जिसके पास जितना वेल्थ हुआ मतलब सॉरी कैटल हुआ वो उतना ही ज़्यादा सोसाइटी में वेल्दी था। बट अब क्या था, अब एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ मतलब वो हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, इकॉनमी हो जाएगा। अब इकॉनमी पूरी इनकी एग्रीकल्चर पे ही रुकेगी। पहले भी एग्रीकल्चर होता था बट वो सेकेंडरी था, अर्ली वैदिक एज में सेकेंडरी एग्रीकल्चर था ये सोर्स ऑफ इकॉनमी। फिर नेक्स्ट क्या है, सीरियल सच एज बार्ली जिसको यावा भी कहते हैं, वेट जिसको गोधुमा कहते हैं, एंड राइस जिसको व्रीही कहते हैं, आर मेंशनड। ये सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशनड है। फिर नेक्स्ट क्या है, PGW जो वैदिक एज के पॉटरी पेंटेड ग्रेवेयर, सॉरी जो पॉटरी कलर होता था या पॉटरी कल्चर जो था वो PGW था, मतलब पेंटेड ग्रेवेयर लेवल फ्रॉम द हस्तिनापुर हैज़ yielded remains of rice, a visible proof of paddy cultivation in the दोआब एरिया। मतलब हस्तिनापुर में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया तो वहाँ पे जो पॉटरीज मिली हैं उसमें एक अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्रूफ मिला है राइस कल्टीवेशन का। हो सकता है उसमें राइस स्टोर करके रखा गया हो, तो हम कह सकते हैं कि जो पैडी का कल्टीवेशन था अब वो काफ़ी अच्छे खासे तरह से होने लगा था। फ्रॉम लेटर वैदिक टाइम द सोसाइटी सर्टेनली अज्यूम द कैरेक्टर ऑफ अ फुली सेडेंट्री सोसाइटी primarily oriented to agriculture with cattle keeping as an important adjunct to the agrarian life। अर्ली वैदिक एज में क्या था, एक कह सकते हैं आप सेटल्ड लाइफ नहीं था, ये नोमैडिक पेस्टोरलिज्म था और ये ट्राइबल सोसाइटी एक हुआ करती थी वो। फिर लेकिन हम लेटर वैदिक एज में क्या देखेंगे, अब ये जो सारे करेक्टर्स हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर, मतलब अब जो इनकी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे पूरी तरह से शिफ्ट कर जाना। फिर उसके बाद ये एक तरह मतलब एक सेडेंट्री लाइफ सोसाइटी भी अब ये जी रहे हैं। फिर कैटल कीपिंग मतलब पशुपालन भी कर रहे हैं, और क्या है इम्पॉर्टेंट एजेंट टू द एग्रेरियन लाइफ। अब ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
अब ये एक सेडेंटरी लाइफ की तरफ इशारा करते हैं कि अब ये जो सोसाइटी थी लेटर वैदिक एज की, अब ये एक तरह मतलब एक ही जगह अब ये सेटल हो चुके थे, ये सेडेंटरी लाइफ अपने जीने लगे थे। फिर नेक्स्ट क्या है, सतपथ ब्राह्मण फिगर प्रोमिनेंटली 4 स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। जो सतपथ ब्राह्मण लेटर वैदिक टेक्स्ट है, इसमें एग्रीकल्चर करने के 4 स्टेज हमें बताए गए हैं। वो 4 स्टेज क्या हैं? पहला है प्लॉइंग द सॉइल, मतलब खेतों की जुताई करना। फिर दूसरा क्या है, सोइंग सीड्स, मतलब उसमें जुताई करने के बाद बीज होते थे वो बोना। फिर हार्वेस्टिंग द रिप क्रॉप, हार्वेस्टिंग मतलब काटना, जब क्रॉप अच्छी तरह से पक जाते थे उनको फिर काटना। एंड थ्रेसिंग, लास्ट में क्या होता था, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है, उसमें ग्रेन्स होते थे उसको प्लांट से अलग करना, उसे हम थ्रेशिंग कहते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरेशन ऑफ सीजन्स, मतलब अब सिर्फ क्रॉप का ही कल्टीवेशन अच्छी तरह से नहीं होता था, मतलब एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ थी अब इसमें ये माहिर तो हो ही गए थे, बट साथ साथ कौन मतलब जो भी क्रॉप ये मतलब एग्रीकल्चर या कल्टीवेट करते थे वो किस सीज़न में होगा उसकी भी जानकारी इन्हें अच्छी तरह से हो गई थी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरेशन ऑफ सीजन एंड डिफरेंट क्रॉप इज़ अवेलेबल इन द तैत्रीय संहिता। ये सारे जो हैं ये लेटर वैदिक एज के टेक्स्ट हैं। फिर नेक्स्ट है सीड्स ऑफ बार्ली, जिसको यावा कहते हैं, इज सोन इन द विंटर, मतलब जो बार्ली था उसे विंटर में बोया जाता था। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द समर, और इसे गर्मी में काटा जाता था। पैडी इज सोन इन द मानसून, पैडी को मानसून में बोया जाता था। एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम सीजन में इसे काट लिया जाता था, मतलब अलग कर दिया, मतलब ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता था। फिर टीला, जिसे सीसम भी कहते हैं, इज सोन इन द समर, इसे गर्मी में बोया जाता था। फिर हार्वेस्टेड इन द विंटर, इसे ठंडी में काट लिया करते थे। मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद होता है जिसकी छिड़काई मतलब खेतों में पौधों के लिए की जाती है, जो सब्जियां लगाई जाती हैं या जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं। लार्जली कंसिस्टेड ऑफ काउ डंग, जो कि काउ डंग मतलब जो गाय होती थी, या बेसिकली हाँ गाय को ही कह सकते हैं, या फिर भैंस भी आप कह सकते हैं, जो जानवरों के डंक होते थे, गोबर जिसे कहते हैं, उसका यूज़ मैन्योर के रूप में होता था। फ्रेश काउ डंग जिसको गोमया भी कहते थे, एंड ड्राइड काउ डंग जिसको करिशा कहते थे। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्लॉ, मतलब जो खेतों में जुताई होती थी उसके लिए प्लॉ का इस्तेमाल होता था। इज़ डिस्क्राइब्ड इन मैनी लेटर वैदिक टेक्स्ट। प्लॉ वाज मेड ऑफ वुड, जो मतलब हल था वो क्या नाम है, लकड़ी का बना हुआ था। फ्रॉम खदीरा और उदुम्बरा, मतलब वो लकड़ी खदीरा और उदुम्बरा, जैसे फिग ट्री होती है उससे वो प्लॉ बना हुआ था। वाइल कॉपर शेयर वॉज ऑल्सो नोन, कॉपर से भी बने हुए जो मतलब कुछ प्लॉ के हमें एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड दैट आयरन प्लॉशेयर वेयर रेगुलरली यूज्ड, मतलब कहना ये मुश्किल है कि आयरन जो प्लोशेयर्स हैं वो रेगुलर यूज़ के लिए होता होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, सॉलिटरी इंस्टेंस, मतलब एक सिंगल एग्जांपल मिला है ऑफ एन आयरन प्लोशेयर हैज़ कम फ्रॉम द एक्सकवेशन एट झखेड़ा एंड अतरंजी खेरा इन वेस्टर्न यूपी। हमें एक सिंगल जो आयरन प्लोशेयर मतलब एक लोहे की जो हल जो होती है, एक लोहे की सिंगल लोहे की हल मिली है, उसका एग्जांपल हमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के झखेड़ा और अतरंजी खेरा से मिला हुआ है। जो प्लॉ था वो आयरन का बना हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या है, टर्म कृष्ण अयाश श्याम या तो श्याम अयास, ब्लैक एंड डार्क मेटल, जिसे मतलब आप कह सकते हैं आयरन के लिए इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड था वो था कृष्ण अयास या तो श्याम अयास। इन द यजुर्वेद एंड अथर्ववेद क्लियरली रिफर्स टू द मेटल, मतलब यजुर्वेद में और अथर्ववेद में जो मेटल मतलब आयरन के लिए जो यूज़ किया गया वर्ड है वो कृष्ण अयास था, श्याम था या श्याम अयास था। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर आर क्लियरली इंडिकेशन ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन द एग्रीकल्चर, क्लियरली इंडिकेशंस है कि आयरन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव यील्डेड अ स्पेसिमेन ऑफ आयरन कॉपर एक्सेस एंड एजेस, मतलब काफ़ी एग्जांपल्स, काफ़ी आर्कियोलॉजिकल्स एविडेंसेस हमें मिले हैं आयरन के, कॉपर के और एजेस के, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनी आयरन एक्सेस हैड अ होल
इन मिडल फॉर एकोमोडेटिंग अ हैंडल पॉसिबली मेड ऑफ वुड। हमें ऐसे भी एक्सेस मिले हुए हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं जो कि आयरन के बने हुए थे और बीच में मतलब कहते हैं ना कि हैंडल लगा, लकड़ी का वुडन हैंडल लगाने के लिए होल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ द लेटर वैदिक टाइम। लेटर वैदिक टाइम का एक सबसे बड़ा जो स्पेशल फीचर था वो था आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ में, मतलब आयरन का इन्वेंट होना, मतलब यूज़ होना। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट सच एस वाजसनेयी संहिता एंड तैत्तरीय ब्राह्मणा मेंशन 19 क्राफ्टमैन। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं, चाहे वो वाजसनेयी संहिता हो या तैत्तरीय ब्राह्मण हो, इसमें हमें 19 क्राफ्टमैन और प्रोफेशनल का जिक्र होते मिला है, सच एस पॉटर जिनको कौलाला भी कहते थे, फिर ब्लैक स्मिथ जिनको करमरा भी कहते थे, ज्वेलर्स जिनको मणिकरा कहते थे, फिर एरो मेकर्स हुआ करते थे जिनको इशुकरा कहते थे, या बो मेकर्स होते थे जिनको धनुकरा भी कहते थे, गोल्ड स्मिथ जिनको हिरण्यकरा कहते थे, कैटल कीपर जिनको गोपाल का कहते थे, या लेदर वर्क जिनको चरममना कहते थे। ये सारे 19 क्राफ्टमैन या प्रोफेशनल के नेम्स हैं जो कि हमें लेटर वैदिक टेक्स्ट में पाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म श्रेष्ठी appears in the textual source which means rich merchant। पहली बार हमें श्रेष्ठी वर्ड का इस्तेमाल होते हुए मिला है। श्रेष्ठी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच मर्चेंट, जो काफ़ी रिच ट्रेडर्स मर्चेंट हुआ करते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बोट आर मेंशनड बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट वेदर दे वेयर फॉर रिवराइन और सी ट्रैवल। बोट का हमें जिक्र मिला तो है बट ये कंफर्म नहीं है वो रिवराइन ट्रेड के लिए होते थे या सी ट्रैवल के लिए होते थे। एज टेक्स्ट वेयर अवेयर ऑफ टू सी, बट जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे वो अवेयर थे टू सी को, जिनको वो पूर्व और पश्चिम समुद्र के नाम से जानते थे। फिर नेक्स्ट है, एक्सचेंज वॉज स्टिल वाया बाटर सिस्टम। अभी भी हमें कोई कॉइन देखने को नहीं मिलेगा, अभी भी चीज़ें बाटर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ पॉटरी लेबल्ड एज PGW। पेंटेड ग्रेवर पॉटरीज जो थी वो वैदिक एज के कह सकते हैं कि पॉटरी कल्चर का पार्ट था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना वाला पॉटरी जो था वैदिक एज में वो था PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। फिर नेक्स्ट क्या है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अहिछत्रा नियर बरेली 1946। सबसे पहला जो PGW का जो एविडेंस हमें मिला है वो डिस्कवर्ड किया गया था अहिछत्रा में, जो कि बरेली में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।